एक छोटी सी अपडेट है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उसके बाद सवाल जवाब की तरफ हम बढ़ेंगे। तो 28 नवंबर 2024 से ये जो अमेंडमेंट वाला रेगुलेशन है वो लागू हो चुका है कि अगर जो इन्वेस्टर है, कोई इन्वेस्टर है जिसने म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में डीमेट के थ्रू या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में है, जैसे भी होल्डिंग है, वहां पे जो नॉमिनी है वो इन्वेस्टर के जिंदा रहते रहते भी, अब ये अमेंडमेंट के बाद इन्वेस्टर के जिंदा रहते रहते भी म्यूचुअल फंड्स हो या स्टॉक हो, वहां पे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है और बाई सेल वगैरह जो भी है वो कर सकता है। कब? इसके लिए एक वहां पे क्लॉ लगाया गया है कि अगर जो इन्वेस्टर है वो अपनी कैपेसिटी में नहीं है, मतलब कहने का मतलब मेंटली फिट नहीं है या फिजिकली फिट नहीं है, कभी कभी मतलब कहने का मतलब अगर कोई पागल हो जाता है, कोई कोमा वगैरह में चला जाता है, मतलब किसी भी तरीके की ऐसी स्टेज में चला जाता है, या किसी को अब मान लो फुल बॉडी पैरालिसिस हो गई, तो वहां पे तो वो फिर खत्म ही है कहानी उसका। तो अगर कैपेसिटी में अपनी नहीं है, इन कैपेसिटी में है और वो फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकता है, तो नॉमिनी वहां पे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है। ऐसा नया अमेंडमेंट हुआ है। अब इसके बाद एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर लीगल हेयर है, बालिग है, मतलब 18 साल से ऊपर का है, तो वहां पे ये सब कुछ लीगल हेयर के पास जाएगा। लेकिन अगर लीगल हेयर जो है वो अभी बालिग नहीं है, तो नॉमिनी ही संभालेगा, फाइनेंशियल डिसीजन लेगा। जब लीगल हेयर बालिग हो जाएगा तो सब कुछ फिर लीगल हेयर के पास चला जाएगा। या फिर जो नॉमिनी है और लीगल हेयर सेम ही है, जैसे बाप से बेटे के पास जा रहा है और नॉमिनी भी बेटा ही है, तो दोनों सेम ही है, तो ऐसे में सारे डिसीजन वो ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। बट डर इसी बात का है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो, गलत इस्तेमाल ना किया जाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरी चीज कि फाइनेंशियल पेपर वर्क वगैरह करके कोई फ्रॉड वगैरह यहाँ पे ना हो, स्कैम वगैरह ना हो किसी इन्वेस्टर के साथ, क्योंकि बहुत मतलब जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो तो रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो यही दो चीज है, किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए इसके कारण और किसी के साथ फ्रॉड ना हो इसके कारण। ये दो चीज अगर ना हो तो ये अच्छी चीज है, इन्वेस्टर के फायदे की चीज है, इवन इन्वेस्टर के फैमिली के फायदे की चीज भी है। क्योंकि मान लो अगर पैसा बहुत है, लेकिन जो इन्वेस्टर था, पैसा बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन इन्वेस्टर अभी नहीं है उस स्टेज में कि वो पैसा को विड्रॉ कर सके, तो ऐसे में नॉमिनी अगर विड्रॉ कर पाएगा तो ये फायदे की चीज होगी। तो आप अपनी राय इसके बारे में देना कमेंट बॉक्स में, क्या है, क्या आपको लगता है इसके बारे में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। गेमिंग प्लेटफॉर्म का सवाल है यहाँ पे, मेरा XIR निगेटिव में 11.5% है, ये गलत है क्या? 3 मंथ हुए हैं मेरी SIP को, ये ज्यादा नुकसान है क्या? देखिए, XIRR कुछ एप्लीकेशंस हैं वो 1 साल के बाद दिखाते हैं, जैसे जीरोधा का जो स्टॉक पोर्टफोलियो का XIRR है वो हो, या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का XIRR वो हो, या स्कीम के अंदर का XIRR वो हो, सब आपकी इन्वेस्टमेंट का 1 साल के बाद ही दिखता है। लेकिन वहीं ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म है, या फिर कई सारे मतलब प्लेटफॉर्म है जो सेम आज आप इन्वेस्ट करोगे 1 महीने के बाद से आपको XIRR दिखने लगता है। तो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो आपका, एक्चुअल XIRR आपको जब 1 साल बीतेगा तो सेटल होता हुआ आपको दिखेगा कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में एक्चुअली में कितना XIRR आपका बन रहा है। 6 महीने, 3 महीने के अंदर में XIRR आपको बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली हाई या बहुत ज्यादा नेगेटिव में भी एक्सेप्शनली दिख सकता है। तो उसको लेकर ना बहुत ज्यादा खुश होना है ना परेशान होना है, थोड़ा टाइम बीतने दे, साल 1.5 साल बीतेगा तब वो नॉर्मल आकर सेटल होगा और वो एक्चुअल आपको रिटर्न बताएगा। दक्ष गेमर्स का सवाल है, सर म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक में पैसा लगाने के कितने दिन बाद फंड होल्डिंग में शो करते हैं? देखिए, एक मान लो महीना हो गया, जैसे प्रेजेंट महीने की बात करते हैं, दिसंबर महीना है, 1 दिसंबर से लेके और लास्ट डेट जो भी होगा, मतलब किसी मंथ में जैसे फरवरी में 28 दिन भी हो जाता है, 29 दिन भी हो जाता है, किसी महीने में 30 दिन रहता है, किसी में 31 दिन रहता है। जिस महीने में 1 तारीख से लेके जो भी लास्ट डेट होगा उस डेट तक जो भी बाइंग सेलिंग होगी, अगर कोई स्टॉक को पूरी तरीके से एग्जिट कर दिया जाएगा वो, या किसी स्टॉक में नई एंट्री होगी वो, या किसी को ट्रिम किया जाएगा वो, किसी में बढ़ाया जाएगा परसेंटेज, वो सब कुछ एक पूरे महीने का सब कुछ
अगले महीने के पहले हफ्ते में ही लगभग सारे म्यूचुअल फंड्स का स्कीम्स का फैक्ट शीट आ जाता है, उसके अंदर आपको देखने में मिलता है। तो अगर 30 से 31 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन मतलब डिसीजन हुआ होगा ना स्टॉक बाइंग या सेलिंग का, वो भी आपको अगले हफ्ते के फैक्ट शीट में दिख जाएगा। और जो महीने की स्टार्टिंग में 1 तारीख को कुछ हुआ होगा वो भी आपको फैक्ट शीट में दिखेगा। तो एक महीने में जितना कुछ हुआ है वो अगले महीने के फैक्ट शीट में आपको दिख जाता है। मैक्सिमम 1 महीना और मिनिमम 1 हफ्ता भी लग जाता है, इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो इसलिए 1 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता है। 1 महीने के अंदर अंदर जो भी म्यूचुअल फंड ने डिसीजंस लिए हैं, ट्रांजेक्शंस किए हैं, वो आपको पता चल जाता है। अंकुश जी का सवाल है यहाँ पे, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना होना चाहिए मिनिमम? तो देखिए, मिनिमम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में कम से कम 5 साल तो होना ही चाहिए होराइजन। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि देखो, कॉन्ट्रा फंड जो हो गया और जो वैल्यू फंड हो गया, दोनों ही काइंड ऑफ जो अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स होते हैं उधर के तरफ ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे वैल्यू तो प्रॉपर अंडर वैल्यूड ही करते हैं, और कॉन्ट्रा क्या करता है, जो सेक्टर अभी चलता है या फिर जो चीज अभी चल रहा है उसके अगेंस्ट में जो कॉन्ट्रेरियन मतलब सेक्टर्स होते हैं उस पे अपना बेट डालता है कि जब ये सेक्टर डाउन होगा वो सेक्टर चलेगा तो अच्छा पैसा बनेगा। तो एक तरीके से दोनों वैल्यू की तरफ ही जाते हैं। कॉन्ट्रा वाला भी एक तरीके से वैल्यू की तरफ ही जा रहा है क्योंकि वो उल्टा चाल चल रहा है, और वैल्यू तो डीप अंडर वैल्यूड चीज ढूंढते ही है। तो इसलिए ये जो स्टॉक्स है वो 5 साल 6 साल के लिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स है वो 5 से 6 साल के लिए भी अच्छी चॉइस हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट है तो इसके अंदर किया जा सकता है। उसके ऊपर करना है तो मैं तो कहूंगा भाई स्मॉल कैप, मिड कैप या स्मार्ट बीटा फंड्स जो है वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, मिनिमम 5 साल के लिए भी कॉन्ट्रा फंड में या फिर कोई वैल्यू फंड अच्छा मिलता है तो उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। रमन जी का सवाल है कि जो एनएसडीएल, सीडीएसएल, कैम्प्स के फिनटेक वगैरह है, अगर मान लो कल को कोई अटैक करता है, साइबर अटैक होता है, हैक वैक हो जाता है, पूरा डेटा इनका वाइप आउट हो जाता है, तो इनका कहने का मतलब एक तरीके से कि फिर कैसे पता चलेगा किसका कितना इन्वेस्टमेंट है, या मैंने कितना इन्वेस्ट किया ये उनको कैसे पता चलेगा, या मतलब क्या होगा डाटा अगर वाइप आउट हो जाता है तो देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता, अटैक करके डेटा खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई चोर भी स्मार्ट होते रहते हैं, तो हो सकता है हैक कर ले। पास्ट में हुआ भी, सीडीएसएल वगैरह हैक हो गया था लेकिन उससे कुछ असर नहीं हुआ। तो होगा क्या, देखिए क्या होता है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट की जानकारी रखनी चाहिए। बस वो कैसे रहेगी, आपके हर महीने स्टेटमेंट आता है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आता है आपके। जब आपकी ट्रांजैक्शन होती है तो आपका म्यूचुअल फंड कंपनी से भी आपको मेल वगैरह आता है। तो वो सब डेटा अगर आपके पास है तो आप आराम से प्रूव कर सकते हो कि आपका पैसा कितना इन्वेस्टेड था। इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो छोटी से छोटी कुछ भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, फटाक से ट्रांजैक्शन के टाइम पे जैसे आपको अलॉटमेंट होती है, सारे म्यूचुअल फंड का मेल आ जाता है कि इतना 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 आपका अलॉट हुआ है। और अगर सीडीएसएल वगैरह की बात करते हैं तो वहां से भी मेल आ जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इतना एनएवी ऐड हुआ है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अगर उनके पास डेटा नहीं भी है, आपके पास तो डेटा है, आप प्रूव कर सकते हो कि मेरा इतना था। और जो खुद का उनका भेजा हुआ ईमेल स्टेटमेंट, वो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि नहीं ये आपने खुद से बना लिया है, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। तो इसलिए ये सब परेशान होने की दिक्कत की वाली चीज नहीं है। अगर डेटा साइबर अटैक से हट भी जाता है तो वो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी गलती है, मेरा क्या जाता है उसमें। ये सारे आज के क्वेश्चंस थे और अपडेट थे। आप अपनी राय इनके बारे में कमेंट बॉक्स में देना। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कोई टॉपिक पे पर्टिकुलर जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।